की कसम मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर सुबह बायो का कोई लेक्चर नहीं आया। और ये रिकॉर्डिंग जाएगी, मैं लेक्चर ही बना रहा था। खुदा की कसम सर, अल्लाह की कसम सीरियस में पागल में नींद ही नहीं आ रही है। मैं खुदकुशी क्यों करेगा भाई, तेरा साथ है, टेंशन क्यों लेनी यार। रात को 12 बजे मैं जाग के वीडियो बना रहा हूँ। तुम याद नहीं करते हम बुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, और मोहब्बत मोहब्बत इतनी खूबसूरत है हमारी, तुम जान नहीं सकते और हम बता नहीं सकते। अमाइनो एसिड थे, एक्टिवेट हुए, टीआरएनए उठाए, इसके पास लाए, इसने चेन बनाई, और चेन बनाने के बाद ये अमाइनो एसिड की चेन यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन ही बनने के बाद, तो खुद अंदाजा लगा क्या ये बनने चाहिए। नो, ये क्यों नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये जाके लैक्टोज को ब्रेक करेंगे। अब लैक्टोज ही नहीं है तो ये बनेंगे क्यों, तो सेल की एनर्जी क्यों खपानी। तो जब लैक्टोज नहीं होता तो ये जो हमारा लैक आई है ये बनाता है रिप्रेसर हुआ और इंजेक्शन। और इंजेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया बढ़ा, दैट इज रफ वाला, मतलब ऐसा बैक्टीरिया बढ़ा जो जिसका सरफेस कैसा है, रफ, जिसके ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं है। इस हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालत तोड़ा सब बढ़िया। हाँ बढ़िया सर लेक्चर नहीं आ रहा है, सर लेक्चर नहीं आ रहा, हम मर जाएंगे, लेक्चर नहीं आ रहा। क्यों नहीं लेक्चर आ रहा सर बायो कंप्लीट करवाओगे, 7 दिन बचे हैं, सिर्फ 7 दिन। मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुझे बायो कंप्लीट करवाऊंगा। जूलॉजी और बॉटनी के पूरे नंबर आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। क्या तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है? मैंने फिजिक्स कंप्लीट नहीं करवाई है, केमिस्ट्री के 7 चैप्टर नहीं करवाए हैं, 3 रिकॉर्ड करके नहीं रखे, हाँ रखे हैं। नाजिया जी कोई फिक्र नहीं है, अगर वजाहिद सर इधर है, बात समझ आएगी नहीं है। मैं अभी भी, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा नहीं हूं, अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या, मतलब मैं बोल रहा हूं मेरे अल्लाह ने पता नहीं कैसी एनर्जी डाल रखी है मेरे में कि मुझे नींद ही सिर्फ 2 घंटे आ रही है, 1.5 घंटे। जैसे आप फिक्रमंद हो कि भाई मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाना, वैसे मैं भी कहीं ना कहीं फिक्रमंद हूं, या मैं भी कहीं ना कहीं सोचता हूं कि मैंने आज लेक्चर डाला नहीं है। बात समझ आएगी नहीं आई? हाँ मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं, थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है कि लाइट इशू है। लाइट एक बहुत बड़ा इशू है। 11 बजे के बाद ही लाइट रहती है, 11 से 12 बजे, 11 से सुबह 5 बजे तक। मुझे इसी दौरान रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है। इस चीज को समझो, एक फोन से इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग कभी भी अपलोड नहीं होती। अच्छा सर बड़ा बोलती हो आप, बड़ा बोलते हो। हाँ बच्चा मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं तो आप तक ये बात जाएगी नहीं। ठीक है, जैसे आपके सपने कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरे सपने भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि भाई साहब जूलॉजी बॉटनी पूरी कंप्लीट की जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, इसके जितने भी नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम में डाल दिए हैं, और जो केमिस्ट्री वाले जो 3 चैप्टर बचते हैं वो मैं गैप डेज में दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने जूलॉजी बॉटनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब क्या कर देनी चाहिए जूलॉजी बॉटनी, उसका भी बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको रिवाइज भी करना है। अच्छा मेरी बात याद रखना कि क्लास 11th का अगर कोई आपका छोटा बहन या भाई है, उसके लिए भी मैं केमिस्ट्री का मैराथन ला रहा हूं। ठीक है, कम से कम 5 से 6 घंटे का होगा, या ज्यादा ज्यादा 12 घंटे का होगा। ठीक है, अगर लाइव ना हो पाया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा पूरा 12 घंटे और फिर अपलोड करूंगा। ठीक है, कुछ पुरानी वीडियोस की क्लिप भी उसमें ऐड करनी है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता, मैं भी थक जाऊंगा, आपके लिए, आप सबके लिए भी काम करना है। ठीक है, तो ओके सर, आप बड़ा बोल लिया आपने, आप बड़ा बोलते हो सर, बड़ा बोलते हैं। हाँ बोलता हूं भाई, मेरा चैनल है, मैं बोलूंगा नहीं तो और कौन बोलेगा, समझ आया कि नहीं आया? तुम्हारा थोड़ी चैनल है, ऐसा नहीं है, ये हमारा चैनल है। ठीक है, आपका भी कोई सजेशन होगा तो प्लीज पक्का सजेशन देना। आप सजेशन देते हो तभी मैं मानता हूं, समझ आया कि नहीं है? मतलब आप सजेशन देते हो तो तभी मैं काम कर पाता हूं, आपके सजेशन बहुत जगह लगते हैं। ठीक है, बीच में किसी की कॉल आ रही है, ये कौन है जी? हेलो हेलो, ओ हेलो जी, हेलो हेलो, सल्फी, वालेकुम सलाम। अल्लाह की कसम मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर सुबह बायो का कोई लेक्चर नहीं आया। और ये रिकॉर्डिंग जाएगी, मैं लेक्चर ही बना रहा था। खुदा की कसम सर, अल्लाह की कसम सीरियस में पागल में नींद ही नहीं आ रही है।
मैं खुदकुशी क्यों करेगा भाई, तेरा साथ है, टेंशन क्यों लेनी यार। रात को 12 बजे मैं जाग के वीडियो बना रहा हूँ, माँ कसम फैमिली को टाइम नहीं दे रहा हूँ। और ये वाली जो तेरी रिकॉर्डिंग है ना, ये मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। कौन सी वाली? अभी अभी मैं लाइव लाइव नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी, और तूने फोन किया, मैं माइक साथ में रखा हुआ, तेरी आवाज आवाज जा रही है। सर मैं बोल रहा हूँ जो 6 दिन रह गए ना सर, मैं बोल रहा हूँ आपको सर, कहाँ पे अभी शादी किया है, अभी 6 दिन है आपको माँ सर, कसम मैं स्टूडेंट तेरे साथ खड़ा हूंगा, साथ खड़ा हूंगा, साथ मतलब कल तुझे मैं 4 लेक्चर डालूंगा ही डालूंगा। रिकॉर्डिंग कंप्लीट है, 4 लेक्चर की रिकॉर्डिंग कंप्लीट है, सिर्फ एडिटिंग करनी है, रात को बैठ के तुझे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सर मतलब 6 पेपर हमारा पहला पेपर मैं कौन बोल सा रहा है हूँ सर? 2 दिन में तेरी बायो कंप्लीट करूंगा। और बता। सर पक्का? पक्का पक्का। चल अब मैं फोन रखूं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। लव यू सर, लव यू लव यू टू, लव यू टू। साइलेंट कर लेते हैं यार इसको। ठीक है, अच्छा एक शेर सुन लेते हैं, फिर शुरू करेंगे हम अपना बॉटनी का नया चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तुम याद नहीं करते, तुम याद नहीं करते, हम बुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते, हम रुला नहीं सकते। तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं। तुम याद नहीं करते, कमेंट नहीं करते, हम बुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते, हम रुला नहीं सकते। और मोहब्बत, मोहब्बत इतनी खूबसूरत है हमारी, तुम जान नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। आप सबको बोल रहा हूं मैं, दोबारा दोबारा सुनो। हाँ सर दोबारा सुनो। तुम याद नहीं करते, हम बुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते, हम रुला नहीं सकते। और मोहब्बत, मोहब्बत इतनी खूबसूरत है हमारी, तुम जान नहीं सकते और हम बता नहीं सकते। चलो सर हो गया ना, सुना लेता शेर। चलो शुरू करो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, टॉप पे लेके जाएंगे, फुल पढ़ाऊंगा, जानी कोई टॉपिक छुड़ाने वाला नहीं हूं। द रियल गन शॉट, द रियल गन शॉट होने वाला है। बात समझे कि नहीं है? अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अच्छे से अच्छे से। चलो ठीक है, पहला टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ डीएनए। मतलब आपको कैसे पता चला, मतलब डिस्कवरी ऑफ डीएनए का मतलब क्या हो गया? डिस्कवरी ऑफ द डीएनए। भाईजान आपको कैसे पता चला कि जो आपके करैक्टर हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल में स्टोर होते हैं? मतलब आप सबने या हमारे जो पूर्वज साइंटिस्ट हैं उन्होंने डीएनए को किस तरह से फाइंड किया, दैट इज डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो आपको पता है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जब कभी भी कोई भी डिस्कवरी होती है उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और हमारे सिलेबस में है 2 एक्सपेरिमेंट, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रिफिन। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको गूढ़ा कर रहा हूं क्योंकि कैमरा में ये चीज क्लियर नजर नहीं आ रही है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रिफिन। ग्रिफिन ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। किसके साथ किया? चूहे के साथ किया, और एक बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ऐसा लगाने से सर दर्द होता है यार। क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मैं बोल रहा हूं ये जो बैक्टीरिया है ये 2 तरह का था। कितने तरह का था? 2 तरह का। एक इसकी नस्ल थी आर स्ट्रेन और दूसरी थी एस स्ट्रेन। ये मैंने बैक्टीरिया बना दिया रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन मतलब इसका जो सरफेस होगा, इसके सरफेस के ऊपर कुछ नहीं होगा, और सरफेस हमेशा क्या रहने वाला है? दैट इज रफ रहने वाला है। इसका सरफेस कैसे रहने वाला है? दैट इज रफ सा रहने वाला है। और इसके सरफेस पे कोई प्रोटीन होगी, कोई इसके सरफेस पे कोई ना कोई प्रोटीन होगी, तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा? SMOOTH, स्मूथ सरफेस होने वाला है मेरी जान। कौन सा सरफेस? स्मूथ सरफेस। ये 2 तरह के बैक्टीरिया। अच्छा, रफ से क्या हो जाएगा? रफ के ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं है, तो ये ना नॉट टॉक्सिक, ये इतना जहरीला नहीं है।
मतलब इसके ऊपर है ही नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, नॉट टॉक्सिक। और ये क्या होगा, टॉक्सिक होगा। टॉक्सिक मतलब ये बैक्टीरिया अगर किसी भी जानवर के अंदर जाएगा तो उसको मार डालेगा। और हमने एक जानवर लिया है जिसपे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट इज चूहिया, दैट इज माइस। चूहा लिया है। क्या लिया है? चूहा लिया है। अब देख, चूहा तो लिया है, तो एक बार उसने क्या किया, इंजेक्शन में ऐसे लिया चूहा और इंजेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया बढ़ा, दैट इज रफ वाला। मतलब ऐसा बैक्टीरिया बढ़ा जिसका सरफेस कैसा है, रफ, जिसके ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं है। इस इंजेक्शन में बढ़ा है रफ। इस इंजेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया बढ़ा है, दैट इज रफ। कौन सा बढ़ा है? रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया बढ़ा है, जो नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या हो गया? ऐसा है जो डिजीज काज नहीं करता। जैसे ही इस चूहे को लगाया इंजेक्शन, ये इंजेक्ट किया तो चूहा सरवाइव कर गया, माउस लीव कर गया, लीव या सर्वाइव, सरवाइव कर गया। ठीक। फिर दूसरी बार क्या हुआ? स्मूथ स्ट्रेन, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर कोई ना कोई जहरीली या टॉक्सिक प्रोटीन है, कोई ना कोई टॉक्सिक प्रोटीन है। जब टॉक्सिक प्रोटीन है, जैसे ही इसमें इंजेक्ट किया गया तो ये बेचारा डेड, बशीरा डेड। ये बशीरा क्या हो गया? डेड हो गया। जब बशीरा वो डेड हो गए, बशीर साहब डेड हो गए, मर गए हैं, ऐसे हो गए। और आपको पीपीटी में अच्छा दिख रहा होगा, पीडीएफ में शेयर करूंगा। अब मैं बोल रहा हूं, पहले फोटो पे नजर गई, दूसरे फोटो पे ये तीसरा फोटो है। तीसरे फोटो में क्या है? जब आपने हीट किल्ड स्मूथ डाला ना, हीट किल्ड स्मूथ का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब ये स्मूथ है, रफ नहीं है, इसके ऊपर टॉक्सिक प्रोटीन है। इसके ऊपर क्या है? टॉक्सिक प्रोटीन है। तो इसको किल किया, हीट किल, मतलब इस बैक्टीरिया, देखो हीट किल्ड स्मूथ, इस स्मूथ वाले को, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या किया? किल किया। तो इसकी सारी चीजें बिखर गई, इसकी सारी चीजें क्या कर गई? बिखर गई। और इसका मैं बोल रहा हूं ऐसा कोई मटेरियल में, ऐसे डीएनए बोल रहा हूं, वो तो वैसे ही रहा होगा। मतलब इसकी जो टॉक्सिक प्रोटीन थी वो टूट गई। जब ये टूट गई तो इंजेक्ट करवाया गया तो स्मूथ किल्ड, मतलब उसकी प्रोटीन ही नहीं है, जो टॉक्सिक चीज थी वो ही नहीं है, तो ये क्या कर गया? दैट इज सर्वाइव कर गया। होप आप चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फिर क्या किया? फिर भाई साहब इधर देखना ध्यान से, फिर मैंने चौथा एक्सपेरिमेंट, मैंने नहीं, ग्रिफिन ने, चौथा एक्सपेरिमेंट क्या किया? चौथा एक्सपेरिमेंट ये किया कि आपने यहां पे दो बैक्टीरिया की जो टाइप है वो इकट्ठी ली, रफ वाली भी ली प्लस स्मूथ वाली भी ली, बट स्मूथ जो थी वो किल थी। हमने अभी देखा जो अलग से स्मूथ किल थी उसमें सरवाइव करता था, और जो रफ वाली थी फर्स्ट स्टेज में, उसमें भी क्या करता था? सरवाइव करता था। तो मतलब इसके केस में ये क्या करना चाहिए? सरवाइव। बट यहां पे भी हमने क्या देखा? दैट इज डेड हो गया। दैट इज क्या हो गया? डेड हो गया। तो ये चार उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। रफ वाला इंजेक्ट करोगे, रफ वाला इंजेक्ट करोगे, रफ वाला इंजेक्ट करोगे, बच जाएगा। स्मूथ वाला इंजेक्ट करोगे, मर जाएगा। स्मूथ किल्ड वाला इंजेक्ट करोगे, बच जाएगा। रफ स्मूथ किल्ड वाला इंजेक्ट करोगे तो भी मर जाएगा। इससे पता क्या चला? इससे यह पता चला, दिस एक्सपेरिमेंट शोज के समथिंग हैज ट्रांसफर फ्रॉम स्मूथ टू रफ स्ट्रेन, स्मूथ टू रफ स्ट्रेन, स्मूथ टू रफ स्ट्रेन। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि भाई साहब इधर हुआ क्या है कि भाई साहब हुआ क्या है, आराम से सुनना, पहले तुझे कनेक्ट करेगा। अगर तूने बॉटनी का इससे पहले वाला लेक्चर देखा तुझे समझ आएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा डीएनए है। अभी डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई, ऐसे बता रहा हूं ताकि तेरा कंसेप्ट बैठ सके, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से समझ आते। तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक है। जब तूने इसको गर्म किया, हीट किया, तो ये मर गया। तो इसकी जो ये स्मूथ प्रोटीन है, इसके ऊपर एक स्मूथ सी प्रोटीन है, ठीक है।
तो ये भी बिखर गई। अब इसके पास सिर्फ क्या बचा, डीएनए बचा। मतलब डीएनए हीट करने से कुछ नहीं होता डीएनए को। और दूसरी तरफ तेरे पास क्या था, तेरे पास क्या है, दैट इज यहां पे भी ऐसा एक डीएनए है। इसको मैं हीट नहीं कर रहा, ये क्या है, ये रफ है, रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये क्या है, रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब होगा क्या, इधर समझ। अब होगा क्या कि भाई साहब इसको हीट किया, इस सेल को हीट किया, तो इसका जो प्रोटीन का कोड था वो मर गया, सिर्फ डीएनए बचा। उसको हीट नहीं किया तो वो वैसे ही रहेगा। और इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, इसलिए इसका सरफेस क्या है, दैट इज थोड़ा सा रफ है। प्रोटीन नहीं है पर इसके इर्द गिर्द कुछ भी। अब एक चीज मैं और बोल रहा हूं, इसका भी मतलब स्मूथ वाले का, सिर्फ स्मूथ वाले का भी सरफेस क्या है, रफ ही है। बट ये जो स्मूथ वाले का डीएनए है, ये कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से ये प्रोटीन बन जाता है। मतलब डीएनए प्रोटीन बना सकता है, आगे चल के पढ़ेंगे। बट अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने ये बोला कि भाई साहब इसको मैंने मार दिया है तो इसका डीएनए ही सिर्फ सरवाइव कर रहा है। बात समझना। अब इन दोनों को, ये मरा हुआ है, ये क्या है, दैट इज हीट किल्ड। कौन सा, स्मूथ स्ट्रेन वाला। इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ऐड किया। तो आपको पता है कि भाई साहब इसका प्रोटीन कोड तो गायब है, इसका बाकी सारा कुछ गायब है, तो इसका ये वाला मॉलिक्यूल इसमें ट्रांसफर हो जाता है। जब इसमें ट्रांसफर हो जाता है तो इसका अपना डीएनए तो होता ही होता है, बट साथ साथ में क्या आ जाता है, प्लस ये आ गया जी स्मूथ का, है ना। ये किसका, दैट इज रफ का डीएनए है और ये स्मूथ का डीएनए है। अब ये एक ही बैक्टीरिया में आ गया है जिसकी सरफेस क्या थी, रफ। अब आपको पता है ये स्मूथ वाले का डीएनए है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा और इसके इर्द गिर्द ऐसे प्रोटीन कोड बन जाएगी। अब ये स्मूथ का डीएनए इधर है, इसलिए स्मूथ वाली प्रोटीन बनेगी। तो ये जो आपने स्मूथ किल्ड प्लस रफ को मिक्स किया था, ये रिजल्ट होके ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ही बन गया है। अब इससे पता क्या चला कि भाई जो कभी रफ था वो अब कहीं स्मूथ बन चुका है। मतलब ये चेंज हुआ है। चेंज का ही मतलब क्या है, दैट इज ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक। अब ग्रिफिन को यह नहीं पता था कि भाई साहब ये जो चीज यहां से यहां तक ट्रांसफर हुई है, ये हमारा ये ट्रांसफर हुआ है, ये डीएनए है, ये इसको पता नहीं था। इसने ये बोल दिया ये कोई प्रोटीन है, ये क्या कोई प्रोटीन है, बट इसको डीएनए का कंफर्म नहीं था। इसने शुरू में क्या बोला कि ये भाई साहब कोई प्रोटीन है, इसको डीएनए का कंफर्मेशन नहीं था। यस सर, ओके। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट है, सर वो किसने बताया कि ये डीएनए है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमारे पास ये तीन साइंटिस्ट हैं, फिर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, रीडिस्कवरर हैं अवेरी, मैकलॉड एंड एमसी-कॉटी। ये तीन, अशरफ, मोहम्मद और मुदस्सिर, अशरफ, मोहम्मद एंड मुदस्सिर, ये नहीं, अवेरी, मैकलॉड एंड एमसी-कॉटी, ये तीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो जो प्रोटीन ग्रिफिन बोल रहा था उस एक एक्सपेरिमेंट किया जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इन्होंने ये बताया था कि वो जो चीज ट्रांसफर हुई है वो क्या है, दैट इज डीएनए है। होप तुझे इतनी बात समझ आ रही होगी, और मैं बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं ताकि तुझे इस चैप्टर की समझ आए। अब हमारे पास डीएनए को अच्छे से समझने के लिए
या ये समझने के लिए कि डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ है, सेकंड एक्सपेरिमेंट है जिसको क्या बोलते हैं, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। मेरी बात ध्यान से समझना, ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें डीएनए के पास लाता है। हमें इन एक्सपेरिमेंट से पहले पता नहीं था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफन, दूसरा एमसी-कार्टी, अवेरी एंड मैकलॉड जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और तीसरा जो कि मैंने टॉपिक क्या दे रखा है, दैट इज सेकंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट है रियल में अवेरी, मैकलॉड और एमसी-कार्टी वाला, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो टॉपिक है सेकंड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। मैं बोल रहा हूं कि हर्शे और चेज दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक वायरस का इस्तेमाल किया, और वायरस में जो वायरस है वो उसका नाम क्या है, दैट इज बैक्टीरियोफेजिस। फेजिस का मतलब होता है ईट, खाना, और बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला, दैट इज बैक्टीरियोफेज। मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना कि इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये हेड है, हेड में जो ये कवरिंग है ये प्रोटीन की है, और इसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है सल्फर है, और अंदर इसका डीएनए है, और डीएनए में सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है फास्फोरस। फिर इसका नेक रीजन है, और फिर ये इस इधर से क्या है, टेल है। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि वायरस में डीएनए होता है और इसके इर्द गिर्द क्या होती है, प्रोटीन कोट होती है। ठीक है, ओके डन। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं, दूसरा मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि यहां पे जो बैक्टीरिया लिया है वो बैक्टीरिया कौन सा लिया, दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है। ई कोलाई, ई क्या किसके लिए स्टैंड होता है, ये बच्चे आप सब मुझे बताओगे। मतलब यहां पे एक वायरस है और एक बैक्टीरिया है, और वायरस भी ऐसा है जो बैक्टीरिया को खा सकता है। तो सबसे पहले आप वायरस पे गौर करो, इसका ये रेड कलर वाला पोर्शन है, ये प्रोटीन वाला पोर्शन है, इसमें सल्फर होता है, और अंदर क्या है, दैट इज डीएनए, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन वाले पोर्शन में क्या होता है, सल्फर, और डीएनए वाले पोर्शन में क्या होता है, फास्फोरस होता है। मैंने पहले केस में क्या किया कि जो हमारा, समझना इस चीज को बारीकी से समझना, बारीकी से, कि जो हमारा सल्फर लेबल प्रोटीन है, कैप्सूल रेड कलर, मतलब ये वाला जो रेड कलर वाला पोर्शन है ये प्रोटीन है, और इसको लेबल कर दिया, सल्फर कर दिया। जैसे ही पहले स्टेप में इंफेक्शन हुआ, पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, पहले से मतलब इसने अपने आप को इधर अटैच किया, इसने अपना प्रोटीन कोट आउट रख दिया, और अंदर क्या गया है, सिर्फ इसका डीएनए। वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि कोई दूसरा बैक्टीरियोफेज अटैच होगा तो इसके अंदर क्या रहेगा, डीएनए जाएगा, और ये बाहर प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है। मतलब जो सल्फर आपने रेडियो एक्टिव, ये जो सल्फर है, ये जो प्रोटीन कोट पे है, ये रेडियो एक्टिव है, ये कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालता रहता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालता रहता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन क्या करता रहता है, निकालता रहता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालता रहता है। बट ये रेडिएशन सेल के अंदर से नहीं आ रही, क्योंकि सल्फर कहां रह जा रहा है, बाहर ले जा रहा है। फिर अगर आप फाइनली बैक्टीरिया को देखोगे तो डीएनए आपको, बैक्टीरिया का, वायरस का डीएनए कहां मिलेगा, अंदर मिलेगा। ठीक है, और फिर जब इस बैक्टीरिया को ये पूरा बर्बाद करेगा, और ये डीएनए जो अंदर किसका है, ये अंदर डीएनए है भाई साहब वायरस का, तो इसको खा पी के ना ये क्या करेगा, अपने नए बच्चे पैदा करेगा। ठीक है, नए जो बच्चे पैदा करेगा ना, नए जो बच्चे पैदा, जैसे ये एक पहला बच्चा है, तो उसमें ये इस डीएनए का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है, मतलब इस डीएनए के फास्फोरस का इस्तेमाल किया होगा। तो फास्फोरस को तो आपने रेडियो एक्टिव किया नहीं था, सल्फर को किया था। बट जो नए बच्चे होंगे वायरस के, उसके जो प्रोटीन कोट होगी, उसका जो सल्फर होगा वो नॉन रेडियो एक्टिव होगा। नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब रेडियो एक्टिविटी पहले वाले सल्फर की तो बाहर रहेगी। अब जो ये सल्फर यूज कर रहा है, वो ई कोलाई का खुद का सल्फर है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ सल्फर है, वो तो कभी रेडियो एक्टिव नहीं था। ओके डन। सर क्या एक ही बच्चा पैदा होगा? बहुत सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं, डोंट वरी, बच्चे पैदा करने में हम माहिर हैं। ठीक है, तो बच्चे पैदा करवाते हैं। सर क्या बोल रहे हो, बच्चे पैदा करने में हम माहिर हैं, तो क्या है,
तुम क्या हमें कुछ और समझ रहे हो? तो ये ले दूसरा बच्चा, ऐसे ही तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, बट हर बच्चे में जो सल्फर होगा या प्रोटीन कोट होगा वो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म के सल्फर से बनेंगे। क्यों? अपना जो सल्फर था ये बाहर छोड़ के गया था। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आराम से सुनना। ये जो प्रोटीन है, समझना, ये जो प्रोटीन है ये सल्फर की बनी है, बट इस बार ये नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब कोई रेडिएशन नहीं छोड़ती। बट इसके अंदर जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब कुछ ना कुछ रेडिएशन छोड़ रहा, कुछ ना कुछ रेडिएशन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ओके डन सर। जैसे ये इन्फेक्शन करेगा, पहला स्टेप इन्फेक्शन होता है, तो ये अपने डीएनए को अंदर डालेगा, ये वायरस भी अंदर डालेगा, ये वायरस भी अंदर डालेगा। मतलब जो इस बार ये डीएनए अंदर कलेक्ट हुआ है ये फॉस्फोरस का है, और फॉस्फोरस को आपने रेडियो एक्टिव बनाया है, और ये जो सल्फर की प्रोटीन कोट है ये तो बाहर ही रहती है। फिर ब्लेंडिंग मतलब ये मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाते तो आपको अंदर जो वायरस का डीएनए पड़ा हुआ मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, रेडियो एक्टिव मिल रहा है। और उसके इर्द गिर्द ये जो मेम्ब्रेन है ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, और अगर आप अच्छे से देखो तो ये प्रोटीन कोड तो बाहर। अब ये यहाँ पे जो ऐसा सल्फर है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बट यहाँ के अंदर वाला जो फॉस्फोरस है जो वो रेडियो एक्टिव है। और कल को अगर ये बच्चे पैदा करता है, मतलब ये बच्चा पैदा किया, ये आ गई प्रोटीन कोट। अब आपको पता है प्रोटीन कोट कहां से बनेगी, सल्फर, और ये कहां से बनेगी, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया से बनेगी। और इसके अंदर जो डीएनए होगा ये ऐसे डीएनए होगा, ये फॉस्फोरस का होगा, और फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है। मतलब इससे ये पता चला कि वायरस जो अपना डीएनए लाता है, वायरस जो अपना डीएनए लाता है उसके साथ कोई चेंजेस नहीं होती, मतलब वो बाहर नहीं जाता। मतलब वायरस ही जो वायरस का डीएनए है उसको जो आपने रेडियो एक्टिव किया वो इधर भी नजर आया, सेल्स में भी नजर आया, और जब इस वायरस ने अपने बच्चे पैदा किए वहां भी नजर आया। मतलब जो हमारा डीएनए है वो मूव्स करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। सर एक ही पैदा होगा ना, हम बच्चे पैदा करने में माहिर हैं, इसके 2 भी बन सकते, 3 भी बन सकते, 4 भी बन सकते, 5 भी बन सकते। डन। जैसे ही हमें यह पता चलता है कि हमारी बॉडी का जो करैक्टर है वो कंट्रोल करने वाले कौन है, दैट इज डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो दौड़ ये लग जाती है कि भाई साहब हम सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे। तो ऐसा हुआ कि जो पहली बार सबसे अच्छा डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया वो था वाटसन एंड क्रिक। ऐसा लिखा जाता है कि इससे पहले भी मैडम क्यूरी ने इसके बारे में एक बात की थी, और वाटसन और क्रिक को चोर बोला जाता है कि भाई साहब ये वाटसन एंड क्रिक ने ये जो मॉडल आज हम देखते हैं वो किसका चुराया हुआ है, क्यूरी मैडम का चुराया हुआ है। बात समझे कि नहीं? बट हमारी किताबों में वाटसन एंड क्रिक है, तो हम यही बोलते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आज आप अपनी एनसीईआरटी जब खोलते हो पहला पन्ना या पहले बुक के कवर में, तो वहां पे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, और ये थोबड़ा है हमारे वाटसन का, और ये थोबड़ा है हमारे किसका, क्रिक का। मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए करवा रहा हूं, सुनो मेरी बात। मुझे ये पता है कि ये मेरा सेल है, और ये मेरे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास ये जो पड़ा हुआ है ये है मेरे पास डीएनए का मॉलिक्यूल। जैसे पानी का मॉलिक्यूल होता है साइटोप्लाज्म में, वैसे डीएनए एक मॉलिक्यूल है, और हालांकि ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करके देखूं तो मुझे यह पता चलता है कि इसमें 2 स्ट्रैंड लिपटे हुए हैं। इनको मैं खोलूं तो वो 2 स्ट्रैंड ऐसे मुझे नजर आते हैं, और हर एक स्ट्रैंड पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लियोटाइड, ऐसा ही है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या है? दैट इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। मतलब पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? पॉलीमर का मतलब हो गया जब बहुत सारे मतलब जब पॉलीमर होता है बड़ा मॉलिक्यूल जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स जुड़े होते हैं, और यहाँ पे जो छोटे छोटे यूनिट्स जुड़े हैं उन यूनिट को क्या बोला गया है? दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है मेरे पास? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर आप एक मतलब यहां पे बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे। अगर आप ध्यान से देखा जाए, अगर मैं एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करूं, किसको? एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को क्या करूं? डिस्कस करूं। सुनो सुनो, मेरी बात सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा डीएनए है वो पॉलीमर है। किसका? मतलब एक थ्रेड को बाहर निकालो तो वो कैसा था? पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और अगर आप एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को डिस्कवर करो, मतलब एक उसको पढ़ो, किसको? एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को अगर आप देखो, मैं क्या बोल रहा हूं? डीएनए इसका पॉलीमर है। और अगर आप एक को देखो तो वहां पे तीन चीजें आपको नजर आएंगी। एक है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा है शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। अगर आप नाइट्रोजिनस बेस को देखते हो, नाइट्रोजिनस बेस आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजिनस बेस दो तरह के होंगे, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। प्यूरिन्स दो तरह का, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक। और शुगर देखोगे तो एक पेंटोज शुगर है जिसको बोलते हैं राइबोज शुगर। और यहां पे क्या है? डी ऑक्सी राइबोज है ये। डीऑक्सी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर आप इसकी सेकंड पोजीशन पे देखो तो ऊपर भी हाइड्रोजन लगा होता है, नीचे भी हाइड्रोजन लगा होता है। यहां पे नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं होती। और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप होगा? H2PO4। इसको फॉस्फेरिक एसिड भी बोलते हैं, बट कॉमनली इसको ऐसे लिखा जाता है, PO4 टू नेगेटिव। अभी मैं पीछे बात कर रहा था कि डीएनए में अक्सर फास्फोरस को रेडियो एक्टिव करते हैं। तो डीएनए में क्यों करते हैं? क्योंकि डीएनए पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कितने तरह से बने? तीन तरह के, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोरस है, इसलिए इसको रेडियो एक्टिव किया जाता है। चलो आगे डिस्कस कर रहे थे। अब मेरी बात अच्छे से समझना। अगर मैं डीएनए के बिल्कुल बेसिक से आपको करवा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? डीएनए एक धागे जैसा मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको खोल के देखो तो ये कैसा होता है? दैट इज डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर मैं इसको और खोलूं तो ये इसके दो स्ट्रैंड ऐसे नजर आएंगे। इसको डीप में ले जाऊं तो इसके बीच में ऐसे होंगे डीऑक्सी, ऐसे जुड़े होंगे। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। कौन से जुड़े होंगे? कौन से जुड़े होंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे। और वो कैसे होंगे देखना, ये मेरे पास पेंटोज शुगर है, इसमें यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे है नाइट्रोजिनस बेस। और मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजिनस बेस बहुत तरह के, अभी मैं एडेनिन ले रहा हूं। ठीक है। दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन ऐसे खाली है, फिर ये चौथा कार्बन एटम और ये पांचवा कार्बन एटम, और पांचवा कार्बन एटम क्या है? फ्री है। बात समझ है कि नहीं है? नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज के कौन से कार्बन के साथ जुड़ी होती है? फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ी होती है। इतनी बात तो मुझे क्लियर है। फिर क्या आता है भाई साहब? इस तीसरे से जुड़ता है फॉस्फेट, और फॉस्फेट से आगे, इधर देखो, ये जो पूरा बना है, ये जो पूरा मैंने बनाया ना ऐसे, जिसमें नाइट्रोजिनस बेस भी है, फॉस्फेट भी है, पेंटोज शुगर है, इसी को आप क्या बोलते हो? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसके बहुत सारे यूनिट जुड़ते हैं, मतलब इसके नीचे भी अगर आप ध्यान से देखो तो पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, ये क्या है? पेंटोज शुगर, और फिर ये यहां से यहां पे अटैचमेंट है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं? छोटा कर लेता हूं। इसको मैं क्या कर लेता हूं?
इसको करता हूं मैं छोटा, ठीक। फिर दोबारा से पेंटोज शुगर है, फिर एडेनिन ग्वानिन थाइमिन है, फिर यहां से फॉस्फेट, फिर यहां से पेंटोज शुगर, और फिर एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। अब देखो इसका ये वाला एंड कौन सा फ्री है, 3 प्राइम एंड बोलते हैं। ये तीसरा कार्बन एटम फ्री, ऊपर से 5वां फ्री। ये एक स्ट्रैंड बन चुकी है, ठीक है। एक स्ट्रैंड अगर 5 से 3 तक चलती है तो याद रखना मेरी जान, जो दूसरी स्ट्रैंड होगी वो ऐसे 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए की, ऊपर नजर मारो 2 स्ट्रैंड है ना, 2 स्ट्रैंड। अगर एक स्ट्रैंड ऐसे चलती है तो दूसरी स्ट्रैंड इसके उल्टा चलती है, ऐसे देख ले कैसे मैंने ये उल्टा किया, समझ आया नहीं? इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, ये देखो, मतलब एक स्ट्रैंड ऐसी है और दूसरी स्ट्रैंड इसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। अब यहां पे मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये याद रखना ऐसे, आज तक, समझना, एडेनिन पेयर विद थाइमिन एंड ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। मतलब अगर इस साइड एडेनिन है तो इस साइड क्या होगा, थाइमिन। ग्वानिन है तो साइटोसिन, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन। अब एडेनिन और ग्वानिन के बीच में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉरी। ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, थाइमिन एडेनिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और साइटोसिन ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देख 2 स्ट्रैंड ऐसे जुड़ गए। अब यह भी हकीकत है कि भाई साहब अगर दुनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड ना होती तो कभी डीएनए के 2 स्ट्रैंड पास में नहीं आते और कभी डीएनए से लाइफ फॉर्म बनती ही नहीं। इसलिए केमिस्ट्री वाले टीचर डाल मारते हैं कि भाई साहब हम केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जिंदगी की शुरुआत हुई है। हाँ सर समझ आ गया। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। दिस इज आज तक, और इसको बोलते हैं 4 गाफ रूल। इससे यह भी पता चलता है क्या, इससे क्या पता चलता है कि जो एडेनिन है वो पेयर करता है थाइमिन के साथ, और दूसरा क्या, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन होता है, जितना ग्वानिन होता है उतना साइटोसिन होता है। बात समझिए, ये 4 गाफ रूल के कुछ पॉइंट्स है। 4 गाफ रूल क्या बताता है, 4 गाफ रूल ये बताता है कि एडेनिन पेयर्स विद ग्वानिन, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड पेयर हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड पेयर हैं, और जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना अमाउंट, जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना अमाउंट थाइमिन का है, और जितना अमाउंट ग्वानिन का है उतना अमाउंट साइटोसिन का। ये मैंने 4 गाफ रूल बड़ा शॉर्ट करके इधर लिख दिया है। 3 से 2 नंबर का आएगा, आप बड़े अच्छे से जानते हो। तो मुझे ये पता चला है कि अगर मैं इस स्ट्रैंड को देखूं, एक स्ट्रैंड ऐसे है, एक है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, और एक है इसका उल्टा, दैट इज 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड। सर ये उल्टा कैसा हुआ, अभी आपके सामने उल्टा किया था। और अगर आप ध्यान से देखो, ये कार्बन एटम 1 है, ये 2 है, और ये 3 वाला फ्री है, तो ये 3 प्राइम ये वाला, और इधर से देखो 1 2 3 4, और ये 5वें वाला क्या है, फ्री। तो एक एंड 5 से 3 है, और एक 3 से 5 है, 3 से 5, 3 से 5, और बीच बीच में अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रैंड के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखो जैसे लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस लैडर को ऊपर से क्या कर दिया हमने, घुमा दिया। तो जब घुमा दिया तो
अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे घुमा दिया है और ये आपके पास आ गया डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और बीच में ये आपको क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। बीच में क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। इसको अच्छे से ये इधर समझाया हुआ है, ये इधर, ये अभी मैं इस स्ट्रक्चर पे आऊंगा, बट उससे पहले आप ये चीज समझो। देखो देखो ये मोड बड़ा है ऐसे, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, और ये मोड छोटा है, इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। इधर 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 ये अगर अब इधर से देखना तो ये वाला मोड बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये मेजर ग्रूव, ये छोटा एम और माइनर ग्रूव। समझ आया कि नहीं है? अगर आप इधर देखोगे तो ये माइनर ग्रूव है और ये यहां पे मोड ज्यादा बड़ा है तो मेजर ग्रूव है। एक माइनर और एक माइनर के बीच में, एक माइनर और एक माइनर के बीच में एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। मतलब ऊपर से देखने पे क्या करेगा, एक सर्कल कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने घुमा दिया तो ऊपर से वो कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। ये दिमाग में रख, नहीं आ रहा तब भी दिमाग में रखना, ठीक है? और आराम से समझना अब मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अभी आपको ये बोल रहा था ना, ए, और साथ साथ में मैंने क्या बोला, थाइमिन, एडनिन और थाइमिन मैंने बताया कि पेयर करते हैं। पेयर करके ये ए, इसको बोलते हैं एक बेस पेयर। अभी आपको कितने बेस पेयर नजर आ रहे हैं, एक बेस पेयर। फिर मैं बोल रहा हूं कहीं नीचे ग्वानिन और साइटोसिन भी पेयर करते होंगे, इस स्ट्रैंड के और इस स्ट्रैंड के, और ये आ गया कह रहा दूसरा बेस पेयर। जब आप एक माइनर से एक माइनर पे जाते हो ना, तो आप 10 बेस पेयर का डिस्टेंस क्या करते हो, कवर करते हो। मतलब यहां से यहां तक बीच में कितने पेयर्स आएंगे, 10। मैंने कुछ ज्यादा बना दिए होंगे, बट हैं कितने, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना आ गया, 10। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात अच्छे से समझना। मैंने आपको बोला एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक और 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये रोटेट कर दिया, ये क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और एक चीज याद रखना, अगर आप इसके डायामीटर की बात करो, मतलब यहां ऊपर से दिखने पे ये सर्कल दिखेगा और ये डायामीटर होगा, और ये डायामीटर कितने का, 20 नैनोमीटर का डायामीटर है। डायामीटर है 20 नैनोमीटर का, तो d इज इक्वल टू 20। डायामीटर डबल ऑफ रेडियस होता है, तो 20, रेडियस इसका कितना होगा, 20/2, विच इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक, और एक सुनना, देखो ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है और ये एक बेस पेयर है। समझा ना? मतलब ये एक बेस पेयर है और ये एक बेस पेयर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर का। मैं क्या बोल रहा हूं, आराम से समझ। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई साहब ये भी बेस पेयर है और ये भी क्या है, बेस पेयर, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर की दूरी है। एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव के बीच में 10 बेस पेयर हैं, तो ये दूरी कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर। ये भी दिमाग में रख लेना। ओके, होप आपको डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब मेरे पास क्या है, दैट इज साडा आरएनए। द आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। जैसे वो क्या था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है, दैट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब जैसे ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास डीएनए है, और ये बीच में साइटोप्लाज्म में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, उसको आप आरएनए बोलते हो। और आरएनए की सबसे बड़ी बात ये है कि ये डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। देख, सिंगल स्ट्रैंडेड। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ये है एक्चुअली धागा ही मुड़ा है, और ये पॉलीमर किसका है, दैट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड। और आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐसा दिखता है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें आराम से सुनना, जिसमें क्या क्या है, पेंटोज शुगर, बट ये पेंटोज शुगर राइबोज है। राइबोज का मतलब ये हो गया ऐसी शुगर जिसके दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस, और उसके बाद क्या, फॉस्फेट ग्रुप। अगर आप डीएनए का अगर आप आरएनए का एक राइबोन्यूक्लियोटाइड देखो, जैसे आरएनए किसका पॉलीमर है, दैट इज राइबो
न्यूक्लियोटाइड, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 3, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। जब आप पेंटोज शुगर मैंने तुझे एक्सप्लेन किया कैसे है, फॉस्फेट ग्रुप मैंने तुझे बताया कि कैसे है, ठीक है। और नाइट्रोजिनस बेस अगर आप देखोगे तो वो 2 तरह के हैं, एक है प्यूरिन्स और दूसरा है पायरामिडीन्स। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, मैं इधर उसकी कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। प्यूरिन्स 2 तरह का, एडेनिन ग्वानिन। पायरामिडीन्स 2 तरह का, थायमीन एंड यूरासिल। बट पायरामिडीन, यहां पे पायरामिडीन चेंज होते हैं, साइटोसिन का साइटोसिन ही रहता है, बट जो थाइमीन है वो क्या हो सकता है? यूरासिल हो जाता है। मतलब हमारा जो थाइमीन है यहां पे थाइमीन नहीं रहेगा, यहां पे उसकी जगह आ जाएगा यू। यहां पे तमन्ना नहीं आएगी, यहां पे यू आएगा, यू, यू मतलब तुम आएगा। तमन्ना गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक जाएगी तो दूसरा आएगा। आरएनए में डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। और नाइट्रोजिनस में क्या बदला? नाइट्रोजिनस में बदला जी थाइमीन की जगह यूरासिल। और इसकी जो पेंटोज शुगर है या राइबोज शुगर है उसमें ऑक्सीजन कहीं नहीं जाता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बहुत बार पूछा है, करंट ईयर क्वेश्चन भी बन सकता है। आरएनए बेसिकली 3 तरह का है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए क्या हो गया? एमआरएनए इज एक्चुअली, एमआरएनए इज अ मैसेंजर आरएनए। ये पूरे सेल में 5% होता है और ये कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, और डीएनए इसको बना के साइटोप्लाज्म के पास भेजता है ताकि साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम एक्टिवेट हो और प्रोटीन की सिंथेसिस करे। मैं बोल रहा हूं आरएनए 3 तरह का है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए डीएनए बनाता है, सेल के 5% आरएनए एमआरएनए ही होते हैं और ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। फिर है टीआरएनए, टीआरएनए का दूसरा नाम है दैट इज ट्रांसफर आरएनए। अब आरएनए का स्ट्रक्चर है सिंगल स्ट्रैंडेड, बट ये बहुत सारा ऐसे गुच्छा होता है साइटोप्लाज्म में। ये कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, ये ऐसे दिख ले कैसा स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर को कमेंट करना जरा, क्या बोलते हैं इसके? ये ऐसा बनता है, 5 प्राइम एंड से शुरू हुआ और दूसरा प्राइम एंड कौन सा हो गया? तीसरा। वैसे ये भी ऐसे ही है, 5 प्राइम से शुरू हुआ और 3 प्राइम पे एंड कर गया, बट यहां पे क्या हो गया कि थोड़ा सा आर्म्स वाला स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में कितनी प्रतिशत है? 15%। इसका क्या फंक्शन है मैं आगे चल के बताऊंगा। और फिर हमारा है आरआरएनए जो साइटोप्लाज्म में 80% है, और वो जो आपके राइबोसोम्स हैं, जो आपका राइबोसोम है, ये जो हमारा प्रोटीन फैक्ट्री है, ये इसी का बना होता है। हालांकि राइबोसोम में आरएनए भी होता है और प्लस वहां पे कुछ ना कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम द ओल्ड डीएनए। जो हमारा डीएनए है वो नया बनता है पुराने वाले डीएनए से। मतलब जैसे ये मेरे पास डीएनए है, ठीक है, और इस एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए बन गए। कितने डीएनए बन गए? मतलब डीएनए के जब बच्चे पैदा होते हैं उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपने आप को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। डीएनए अपने आप को क्या करता है? डीएनए अपने आप को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। इसी को क्या बोला जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये डीएनए था, इससे आगे कितने बने? 2 डीएनए बने। इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की अब रेप्लिकेशन है, अभी बोला ना, मैं बोल रहा हूं डीएनए की रेप्लिकेशन को बेस्ट तरीके से समझाया किसने? 2 साइंटिस्ट ने, एक फ्रैंकलिन ने, एक मिचेल्सन ने। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की रेप्लिकेशन को समझाया और एक मॉडल दिया या मेथड दिया जिसको आप बोलते हो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उन्होंने क्या किया? डीएनए उठाया और एक बहुत बड़े मीडियम में डाला। मतलब ये जो मैं बना रहा हूं ये एक मैं मीडियम बना रहा हूं,
ये मीडियम पूरा टब है, बात समझ गए। इसने डीएनए डाला और डीएनए का जो आइसोटॉप है ना, डीएनए का आपको पता है डीएनए में फास्फोरस होता है, और इधर जो फास्फोरस का आइसोटॉप उसने लिया, फास्फोरस एक एलिमेंट है, उसका आइसोटॉप होगा, वो कितना लिया, दैट इज P15 लिया। इसका एटॉमिक मास कितना है, 15 है। और इस मीडियम में जो मतलब मीडियम है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें डाल रखे हैं। इस न्यूट्रिएंट में जो फास्फोरस है वो है P16। कौन सा, P16। उसने ये देखा कि ये जो डीएनए की स्ट्रेन है, मतलब ये डीएनए की 2 स्ट्रेन है, ये दोनों अलग होती है, एक स्ट्रेन अलग हो जाती है और ये एक स्ट्रेन अलग होती है। मतलब एक स्ट्रेन मतलब 2 स्ट्रेन में से एक अलग होगी, ये वाली भी क्या होगी, अलग होगी। ये P15 और ये भी कितनी है, P15 है। और इसके ऊपर एक नई स्ट्रेन बनी, मतलब एक स्ट्रेन पुरानी होती है, एक नई बनती है, और नई बनी किसकी मदद से, इस मीडियम के न्यूट्रिएंट्स यूज करके। और ये कितना है, P16, मतलब ऐसी स्ट्रेन जिसमें फास्फोरस 16 है, और इसमें भी ऐसी स्ट्रेन जिसमें फास्फोरस क्या है, 16 है। इससे ये पता चला कि पुराने डीएनए से ही नया डीएनए बनता है, जिसमें एक स्ट्रेन पुरानी एक स्ट्रेन नई। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब आधा पुराना आधा नया, कंजर्व मतलब बच जाना। ये जो डीएनए, पूरा डीएनए पुराने से नहीं बनता, एक स्ट्रैंड पुरानी रहती है, एक नई वाली स्ट्रैंड बनती है। इस मीडियम से चीजें यूज होके, इस मीडियम के न्यूक्लियोटाइड्स यूज होके नई बनती है। मैकेनिज्म कैसा है, मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म पूरा मैकेनिज्म समझा के जाऊंगा मेरी जान, किसी ने नहीं समझाया होगा। देख मैकेनिज्म कैसा है, ये डीएनए है ना, 2 स्ट्रैंडेड है, ठीक। सुनना आराम से सुनना, मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ा दो सर, पढ़ा दो। मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म, मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, दिखे 2 स्ट्रैंड, ठीक। ये पहले ऐसे अनजिप्ड होते हैं, अनजिप्ड मतलब जैसे जिप नहीं खुलती ऐसे, ये नीचे से ऊपर की तरफ जिप खुलती है, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, अनजिपिंग होगी, ये ऐसे। और ये अनजिपिंग करने वाला जो एंजाइम है ना, इसको बोलते हैं हेलिकेस एंजाइम। समझ आया कि नहीं आया? पहला एंजाइम जो यूज हुआ है वो क्या है, हेलिकेस, ये हेलिकेस यूज हुआ, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपको पता है, इधर देखना, आपको पता है कि एक एंड इसका 3 प्राइम है, फिर ये 5 प्राइम है, एक एंड इसका 3 प्राइम है और फिर क्या है 5 प्राइम। फिर एक और एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो ऐसे डीएनए की नई स्ट्रेन को सिंथेसाइज करता है, कहां से, 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड तक। अब मसला ये याद रखना, हमेशा नया डीएनए 5 से 3 की तरफ चलता है, और एक बिल्कुल क्या होती है, लीडिंग होती है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरी जगह जो जैसे ये स्ट्रैंड बन रही होती है तो वो लैगिंग होती है, तो थोड़ी बनती है, थोड़ी रह जाती है, थोड़ी बनती है, फिर रह जाती है। और ये भी कैसी होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है। और ये जो फ्रेगमेंट्स में बनती है इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बात समझ आई कि नहीं आई? बाद में यहां पे एक और एंजाइम आता है और इसको जोड़ देता है, इसको क्या बोलते हैं, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, देख पहला कौन सा है, हेलिगेज एंजाइम, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, तीसरा है कौन सा, लाइगेज एंजाइम। और फिर अगर मैं 2 मिनट के लिए बोलूं कि यहां से मैंने कट कर दिया, ठीक है, तो एक स्ट्रैंड पुरानी एक नई वाली,
एक स्ट्रैंड पुरानी और एक नए वाली, ऐसे और ऐसे। और चौथा एंजाइम यहां पे यूज हुआ है ट्रोपो आइसो, यही है ना ट्रोपो, यही वाला एंजाइम यूज हुआ है, एक ट्रोपो आइसोमिरेस, ट्रोपो ट्रोपो आइसोमिरेस, जो ये क्या करेगा, दोबारा एक स्ट्रैंड की ट्रोपो आइसोमेरेज क्या करता है कि एक स्ट्रैंड की कॉइलिंग दूसरे स्ट्रैंड पे कर देता है अच्छे से। तो अब देखो, इससे बना नया वाला डीएनए जिसमें एक डीएनए पुराना था और एक डीएनए क्या था, एक डीएनए की स्ट्रैंड पुरानी और एक डीएनए की स्ट्रैंड नई वाली। सेम इस तरह भी होगा, ट्रोपो आइसोमेरेज, एक स्ट्रैंड पुरानी और दूसरी स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, नई वाली। इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और डायग्राम बनाना मत भूलना बच्चा, 5 नंबर का सवाल आया तो 3 नंबर की डायग्राम ही होती है, ठीक है। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है ट्रांसक्रिप्शन, आराम से सुनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला मैंने कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए है और इस डीएनए से आप ये छोटा सा एमआरएनए बनता दिख रहे हो, इसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरे पास डीएनए था, ये डीएनए था, इसकी एक स्ट्रैंड मैंने ऐसे खोल दी, ये मेरे पास नीचे डीएनए है और इसके ऊपर जो ये नया वाला बनेगा क्या, एमआरएनए। इस एमआरएनए के बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ये हमेशा कहां से कहां बनता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे बनता है। इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में स्टेप्स कैसे होते हैं अच्छे से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। कितने, 4 स्टेप। और ट्रांसक्रिप्शन का सवाल बहुत बार आया है, इसको अच्छे से करके जाना। पहला है दैट इज अ बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द डीएनए डबलेट। ये डीएनए का डबलेट है और इधर एक एंजाइम आके बाइंड करता है जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या होता है कि जो आरएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो जोड़ जोड़ के यहाँ पे क्या करना, पकड़ के लाना। मतलब इसी की वजह से वो जो आरएनए में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो वहां यहाँ पे आके क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सपोजर ऑफ आरएनए बेसिस, मतलब जैसे ही ये जुड़ेगा वैसे ही हमारे पास ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं वो आके ऐसे जुड़ने लग जाएंगे इसके साथ, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि नीचे वाली स्ट्रेन होती है 3 से लेकर 5 प्राइम तक, ये जो बनती है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, ये वैसे ही होती है जैसे ऊपर वाली होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, ठीक है। ये जो नीचे वाली स्ट्रेन होती है डीएनए की, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये जो ऊपर वाली स्ट्रैंड होती है इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इस चीज का भी आप क्या लिखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा तो वो जो आरएनए के छोटे मैं अच्छे से बोलूं तो राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, उनकी बेस पेयरिंग होगी। तो तीसरा क्या है, बेस पेयरिंग। कैसे, जैसे एडेनिन, आज तक कर लो ना, आज तक, वैसे ही 4 का रूल है, आज तक। मुझे पता है आज और टी यहां पे चेंज हो जाएगा किसमें, यू में, डीएनए में। देख ए के साथ कौन बेस करेगा, यू, जी के साथ सी, टी के साथ टी डीएनए में है ए, और सी के साथ जी, तो इसको बोलते हैं बेस पेयरिंग। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये नीचे वाला टेम्पलेट है, ऊपर ये क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। और एमआरएनए कौन सा, मैसेंजर आरएनए। और इसकी और इसका मतलब इसका सीक्वेंस और इस ऊपर वाले का सीक्वेंस क्या रहने वाला, सेम ही रहने वाला है। उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन ऑफ आरएनए चेन। ये आरएनए चेन यहां से क्या करता है, बाहर निकलता है। हालांकि ये जो सेपरेशन ऑफ आरएनए चेन मतलब ये जो एमआरएनए चेन बननी है ये बाहर निकलती है। मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी
कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपकी ये जो निकली है ना, ये जो आपका mRNA बाहर निकला, ये mRNA बाहर निकला है, तो ये कभी कभी थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, तो इसकी कटिंग वगैरह होती है, इसकी एडिटिंग होती है, ये चीज याद रखना। अब देख हुआ क्या है कि हुआ ये है कि जो आपका डीएनए है वो एक चिट्ठी लिख रहा है, मैसेज लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मैसेज लिख रहा है। और ये मैसेज देखो, ये मैसेज है, देखा, ये मैसेज बाहर निकल रहा है, और इस मैसेज में अगर कोई गलती है फिर एडिटिंग हो रहा है। ये मैसेज क्यों निकल रहा है? इसने बाहर जाके ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनानी है। बात समझ आई? मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है वो है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA, मैसेंजर आरएनए, जिसकी वजह से आगे जाके प्रोटीन बननी है, आगे जाके ट्रांसलेशन होना है। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे है, इधर आराम से सुनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बनना फ्रॉम mRNA से प्रोटीन का बनना। जो mRNA डीएनए ने बना के बाहर भेजा है, उससे प्रोटीन के बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रांसलेशन। मतलब ये जो mRNA है, ये जब न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, उससे जब प्रोटीन बनती है, प्रोटीन में क्या है? दैट इज अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, तो प्रोटीन बनती है। मतलब इस mRNA से प्रोटीन बनती है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप क्या है? जैसे ही हमारा mRNA इंटर करता है साइटोप्लाज्म में, पता नहीं क्या होता है कि सारे अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। पता नहीं क्या होता है कि टीआरएनए एक्टिवेट हो जाता है ना, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए चार्ज होता है, फिर एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए होता है, फिर इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू होती है, फिर इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती है, मतलब वो जो प्रोटीन बन रही है उसकी चेन लंबी होती है, और उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन जो बन गई है उसको बाहर निकाला जाता है। इन 6 पॉइंट्स को, ये 6 स्टेप को मैंने ऐसे समझाया। मैं बोल रहा हूं कि ये आपका साइटोप्लाज्मा है, और इसका ये बॉर्डर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपका न्यूक्लियसवा आ गया, ये आपकी साइटोप्लाज्म होगी। इस न्यूक्लियस ने क्या बना के भेजा? इस न्यूक्लियस ने बाहर बना के भेजा ये mRNA। जैसे ये साइटोप्लाज्म में mRNA आया, पहला क्या हो गया कि जितने साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड थे वो क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि साइटोप्लाज्म में जो टीआरएनए था वो चार्ज हो गया, उसको एक एनर्जी मिली, और चार्ज होने के बाद दूसरा चार्ज हुआ, तीसरा ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो चुका है। ये क्या हो गया? एक्टिवेट हुआ। यही हुआ ना, देख, अमाइनो एसिड टीआरएनए चार्ज हुआ, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए हुई है। टीआरएनए और राइबोसोम भी एक्टिवेट होते हैं। मतलब चौथा स्टेप, या इसी में दूसरा, ये टीआरएनए, ये चार्जिंग ऑफ, मेरी बात अच्छे से समझना, पहले अमाइनो एसिड चार्ज हुआ, फिर टीआरएनए चार्ज हुआ, फिर टीआरएनए एक्टिवेट हुआ, फिर तीसरा ही स्टेप है राइबोसोम भी क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ। तो ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब इनमें एक ऊर्जा सी आ जाती है, बात समझिए, एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी आ जाती है। तो होता क्या है, इधर समझा लेता हूं। होता क्या है कि जैसे ही mRNA एक्टिवेट हुआ, पहला स्टेप, ऐसे याद रखना। दूसरा, अमाइनो एसिड भी एक्टिवेट हो गए, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गए, इनको नेक्स्ट लेवल एनर्जी मिली। फिर हमारा टीआरएनए भी क्या हुआ? एक्टिवेट हो गया। फिर चार्ज हुआ, एक्टिवेट हुआ। हमारे जो राइबोसोम थे वो अलग अलग पड़े हुए थे, इसके 2 यूनिट, ये भी एक्टिवेट हुए और आके अटैच कहां हुए? यहां पे mRNA के ऊपर। और ये दोनों अटैचमेंट Mg2 पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में होती है।
और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये सारे अमाइनो एसिड ये उठाता है, इधर लाता है अमाइनो एसिड अपने पास, और फिर ये देता है किसको, राइबोसोम को। एक तरफ से अमाइनो एसिड इंटर हो रहे होते और एक तरफ से ये अमाइनो एसिड की चेन बन रही होती है, ये अमाइनो एसिड की चेन बन रही होती है, ये अमाइनो एसिड की चेन बन रही होती है, अमाइनो एसिड की चेन बन रही होती है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहां से क्या करती है, बाहर निकलती है। इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। और प्लीज ये फिगर अच्छे से बना के जाना। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बहुत अच्छे से समझाया। क्या मैंने बोला, पहला स्टेप अमाइनो एसिड एक्टिवेट होते हैं, टीआरएनए एक्टिवेट होता है, चार्ज होता है, एक्टिवेट होता है, राइबोसोम एक्टिवेट होता है। फिर जो अमाइनो एसिड, जो टीआरएनए होता है वो अमाइनो एसिड उठा के राइबोसोम के पास लाता है और राइबोसोम वो अमाइनो एसिड जोड़ता रहता है और इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या होती है, टर्मिनेशन होती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। देख, अमाइनो एसिड थे, एक्टिवेट हुए, टीआरएनए उठाए, इसके पास लाए, इसने चेन बनाई, और चेन बनाने के बाद ये अमाइनो एसिड की चेन यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन ही बनने के बाद ये यहाँ से क्या होगी, यहाँ से लीव होगी, प्रोटीन बन के यहाँ से क्या होगी, लीव होगी, बाहर निकल गई। इसके बाद है जेनेटिक कोड। देख, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म of the particular sequence of bases which is known as genetic code। मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब क्या, इधर देखना भाई साहब, क्या होता है कि भाई साहब ये ऐसे हमारा डीएनए है ना, डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाया, उसमें ऐसे बेस पेयर हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ऐसे बेस पेयर हैं, ऐसे क्या बेस पेयर हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा एमआरएनए भी बनता है, और एमआरएनए जिस अकॉर्डिंग बनता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या बनती हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, दैट इज क्या बनाते हैं चाचा, बनाते हैं चाचा, हमारी प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, दैट इज प्रोटीन बनती है। इससे ये बोलने को ट्रांसक्रिप्शन, इससे ये बनने को प्रोटीन बनते हैं। मतलब प्रोटीन डिपेंड करती है इन डीएनए के सीक्वेंसेस पे, और ये जो डीएनए का सीक्वेंस है वो मतलब बेस पेरिस का सीक्वेंस है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर विच इज नोन एज जेनेटिक कोड। और ये जो एक ट्रिपलेट होता है ना, ये जो एक ट्रिपलेट होता है, इससे आगे जाके सिर्फ एक अमाइनो एसिड ही पकड़ में आता है। बात समझ आएगी नहीं, एक अमाइनो एसिड ही क्या करता है, पकड़ में आता है। ये ट्रिपलेट इन नेचर होता है, और ये जैसे मैंने लिखा AGT, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई पंचुएशन नहीं है, कोई पंचुएशन देखा, कोई कॉमा नहीं है, और हमेशा ये कैपिटल लेटर में ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। फिर क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही है। टर्मिनेटर मतलब कुछ ऐसे कोडान होते हैं जो एमआरएनए की सिंथेसिस को क्या करते हैं, जैसे ये एमआरएनए की सिंथेसिस है ना, ये जो एमआरएनए की सिंथेसिस है, इसको खत्म करते हैं, इसको रोकते हैं कि भाई एमआरएनए इतना ही बनना चाहिए, ठीक है। वो कौन सा, UAA, UAG, UGA, याद रखना। और कुछ होते हैं जो एमआरएनए को स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करना या सिंथेसिस उसकी स्टार्ट करते हैं। जैसे एमआरएनए स्टार्ट कहां से होगा, तो वो डीएनए के ऊपर इस तरह से एक कोड लिखा होता है, ठीक है। वो कोड क्या है, वो कोड है दैट इज, बोलो ना क्या कोड है, दैट इज AUG। पूरे साल पढ़ा ना आपने, क्या है, AUG। AUG से एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है, और UAA है ना, UAA से क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। तो ये जेनेटिक कोड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अब है मेरे पास लैक ओपरैन। बात समझिए क्या है, लैक ओपरैन। लैक ओपरैन एक तरह की एग्जाम्पल है कि किस तरह से जीन वर्क करती है। जीन क्या करती है, वर्क करती है। ये जीन किस तरह से अपने आप को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। ऐसे बहुत सारे ओपरैन्स हैं, हमारे सिलेबस में लैक ओपरैन है।
इस लैक ऑपरेन को किसने एक्सप्लेन किया? दैट इज जैकब एंड मोनाड ने। किसने एक्सप्लेन किया? जैकब एंड मोनाड ने। और ये लैक ऑपरेन कहां पाया जाता है? ई कोलाई में। ठीक है, ई कोलाई में भी डीएनए होता है। मैं बोल रहा हूं उस डीएनए का एक सेगमेंट लिया है, दैट इज दिस जीन। ये सेगमेंट है, समझा कि नहीं? ये सेगमेंट है जीन, और इसमें छोटी छोटी जीन्स हैं। पहला पार्ट है दैट इज लैक आई जीन। क्या है? लैक आई जीन। ये क्या करती है? ये बनाती है रिप्रेसर। क्या बनाती है? रिप्रेसर। फिर ये है प्रोमोटर जीन। ये कौन सा है? दैट इज प्रोमोटर जीन। ये कौन सा जीन है? ऑपरेटर जीन। और एक है स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें क्या होता है? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए होता है। ये याद रखने पड़ेंगे। जो लैक जेड है वो एक एमआरएनए बनाता है, जो आगे जाके क्या बनाता है? दैट इज बीटा ग्लैक्टोसाइडेसिस। लैक वाई एक एमआरएनए बनाता है, जो आगे जाके क्या बनाता है? परमिएसिस। लैक एक एमआरएनए बनाता है, जो आगे जाके क्या बनाता है? दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। याद रखना, अच्छे से याद रखना। मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब मेरे पास लैक ऑपरेन है। क्या है चाचा? मेरे पास क्या है? लैक ऑपरेन है। मेरे पास क्या है? लैक ऑपरेन है। मेरे पास क्या है? थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, है ना, नजर भी तो आना चाहिए। हाँ, मैं लिख दूंगा, जो नहीं नजर आ रहा मैं लिख दूंगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे ये दो चाहिए। ठीक है, सुनना मेरी बात अच्छे से समझना। देख, ये क्या है? लैक आई, प्रोमोटर, ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लैक क्या? ए। लैक क्या? ए। ये लैक आई क्या काम करता है? सुनना, मेरी बात अच्छे से समझना। इस लैक आई क्या काम करता है, उससे पहले मैं आपको यह चीज बता देता हूं कि लैक जेड क्या काम करता है। एमआरएनए बनाता है, जो आगे जाके क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस। ये क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज। ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है जी हमारा लैक ए बना रहा है। दिख रहा है ना? लैक ए, लैक ए दिख रहा है। ठीक है, और लैक वाई क्या बना रहा है? दैट इज परमिएसिस। और ये तीनों एंजाइम क्या करती हैं? ये तीनों एंजाइम मिलते हैं और लैक्टोज को ब्रेक करते हैं ई कोलाई के अंदर, जो क्या देती है? गिव सेल आ एनर्जी। सेल को एनर्जी मिलती है। बट इसमें आपको दो चीजें, दो केसेस पढ़ने हैं। केस नंबर 1, जब सेल के अंदर लैक्टोज नहीं है, एब्सेंट ऑफ लैक्टोज, मतलब लैक्टोज नहीं है, तो खुद अंदाजा लगा क्या ये बनने चाहिए? नो, ये क्यों नहीं बनने चाहिए? क्योंकि ये जाके लैक्टोज को ब्रेक करेंगे। अब लैक्टोज ही नहीं है तो ये बनेंगे क्यों? तो सेल की एनर्जी क्यों खपानी? तो जब लैक्टोज नहीं होता तो ये जो हमारा लैक आई है ये बनाता है रिप्रेसर। क्या बनाता है? रिप्रेसर बनाता है। क्या बनाता है? रिप्रेसर बनाता है। क्या बनाता है? रिप्रेसर। और ये रिप्रेसर जाके इधर फिट हो जाता है। ऐसे रिप्रेसर आगे जाके क्या होता है? ऐसे फिट हो जाता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये यहां प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है और आगे देखता है कि भाई साहब इधर हमारा रिप्रेसर है,
तो स्ट्रक्चरल जीन कोई काम नहीं करती, मतलब ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना ट्रांसफिरेज बनेगा, और ना परमिएज बनेगा। मतलब जब लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज को तोड़ने वाले नहीं बनते। और केस नंबर 2, केस नंबर 2, अब सेल के अंदर ये हमारी लैक्टोज है, ये हमारी लैक्टोज है, तो ये बनेगा भाई साहब रिप्रेसर, ये तो बनाता ही रिप्रेसर है, ये बनाया रिप्रेसर, तो ये लैक्टोज रिप्रेसर के साथ मिलके इसको खत्म कर देती है। तो मतलब यहां पे कोई नो रिप्रेसर, यहां पे कोई भी रिप्रेसर नहीं है। जब रिप्रेसर नहीं है तो जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो इधर अटैच करेगा। जब अच्छे से अटैच करेगा, देखेगा कोई रिप्रेसर नहीं है, तो स्ट्रक्चरल जीन भी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। तो लैक जेड बनाएगी बीटा, लैक जेड क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस। लैक वाई क्या बनाएगी, परमिएसिस। लैक ए क्या बनाएगी, ट्रांस एसिटाइलेस। और ये तीनों एंजाइम मिलेंगे और भाई साहब ये इस पे एक्ट करेंगे, लैक्टोज पे एक्ट करेंगे, और इससे क्या निकलेगी, एनर्जी, जो वो किसको देंगे, सेल को देंगे। यहां पे मेरे प्यारे बच्चे हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक होता है खत्म। ये यहां बॉटनी का जेनेटिक्स खत्म होता है। इसके बाद आपको ज़ूलॉजी के जेनेटिक्स का लेक्चर मिलेगा और आज ही मिलेगा। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और जितना मैंने आपको कराया है प्लीज इसको रट्टा मार लेना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्या बताए, जितने टॉपिक मैंने करवाए सारे इंपॉर्टेंट हैं। नोट्स में अभी ही टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।